टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। पहली सूचना है, खाली पदों को भरने के लिए हर माह समीक्षा कर होगी समयबद्ध कार्रवाई। मुख्यमंत्री कल कैबिनेट की बैठक भी थी। लिखा है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला और इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो आज के समाचार पत्रों में काफी दी गई हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए, लिखा है, विभागों में खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई होगी सीएम। और कोई खास बात अंदर नहीं लिखी है और केवल यहाँ पर ये एक लाइन लिखा है कि उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए हर माह समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी दूसरी बातें की गई, जैसे आशा बहुओं को फिक्स मानदेय दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा जो कल कैबिनेट की बैठक थी उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए, खासतौर से राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ खबरी है। जैसे लिखा है, राज्य कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। यूपी कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को दे दी गई मंजूरी। और आगे लिखा है कि चुनाव के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतन वृद्धि नियत होने पर ऐसे कर्मियों के पेंशन की गणना एक नोशनल वेतन वृद्धि को जुड़कर की जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 2000 परिषदीय शिक्षकों के तबादले का रास्ता भी यहाँ पर साफ हो गया। लिखा, प्रदेश के 2000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। अगली सूचना है, जल्द भरे जाएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी के रिक्त पद। सेंट्रल लाइब्रेरी में विकास के काम को लेकर के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में लाइब्रेरी समिति की बैठक हुई। इस दौरान स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम की जानकारी ली गई। बात प्रयागराज की हो रही है और साथ ही मंडलायुक्त ने रिक्त पदों के बारे में पूछा। उन्होंने लाइब्रेरी स्टाफ से कहा कि जो पद रिक्त है उनका एक प्रस्ताव बनाकर कागज आगे बढ़ाएं, इसके बाद इसे अग्रसारित किया जाएगा। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि महाकुंभ से जुड़े सभी दस्तावेज अखबार पुस्तकों का संरक्षण करें और साथ ही इसका डिजिटलाइजेशन भी करें। तो ये चंद्रशेखर आजाद में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसकी बात हो रही है, वहां पर रिक्त पदों पर भर्ती होगी। बीटेक छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है। जो जेई की वैकेंसी आती है उसमें अब ये विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, उसको लेकर के सूचना है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी परसों की वीडियो में। जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, लिखा है 21 वर्ष लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेई भर्ती में मौका मिला है। 21 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्रीधारियों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल गया। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि आज बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। शुभम चंद्र त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन 7 जून के आदेश से यूपी के 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्रीधारियों को भविष्य में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण अभियंत्रण, निर्माण निगम, जल निगम की जेई भर्ती में शामिल होने की उम्मीद अब जगी है। ग्रेजुएट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि 2003 में सिंचाई विभाग की जेई भर्ती से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था और उसके बाद से बीटेक डिग्रीधारी अवसर की मांग कर रहे थे, क्योंकि सहायक अभियंता की सीमित भर्ती आने के कारण एक ही बात हो रही है, जो एक ही वैकेंसी आती है उसमें पद बहुत कम होते हैं। और वैसे ही मामला था जैसे बीटीसी और बीएड वाला है। बीएड वाले कहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कम आती है, प्राइमरी में हमको मौका दिया जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक मामला चल रहा था काफी दिन से। हालांकि डीएल जो जेई की वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश में, इसमें जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा होल्डर जो विद्यार्थी होते हैं उनको मौका दिया जाता है और बीटेक को मौका नहीं दिया जाता रहा है। और बीटेक वाले विद्यार्थी यही मांग कर रहे थे कि जो जेई की वैकेंसी आती है उसमें पदों की संख्या काफी ज्यादा होती है। आप लोगों को पता होगा कि यूपी SSSC से इसमें 4000 पदों पर वैकेंसी चल रही है और इसके पहले 2018 में भी जेई की वैकेंसी आई थी, 2016 में भी जेई की वैकेंसी आई थी। हर 2-4 साल में जेई की बड़ी वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा भी अन्य विभाग। तो यहाँ पर लिखा है कि बीटेक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में जाने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता था, जबकि कर्मचारी चयन आयोग की जेई भर्ती के अलावा रेलवे की जेई भर्ती में भी बीटेक योग्य मान है। तो अब ये विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। ये एक अलग से सूचना है, आज ही के समाचार पत्र में दी गई हापुड़ की न्यूज है ये। और लिखा है, टोल मांगा तो बूथ को बुलडोजर से उखाड़ा, क्या क्या कहा जाए।
जिसके पास जितनी पावर वो उसका वैसा उपयोग करना चाहता है। हापुड़ में पिलखुआ के छिजारसी टोल पर मचा हड़कंप। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जेसीबी चालक का उत्पात। 3 कारें क्षतिग्रस्त की, इसमें से एक पुलिस का वाहन भी शामिल है। 1 घंटे तक पुलिस जेसीबी के पीछे दौड़ती रही, 4 लोग घायल हो गए। हापुड़ जनपद के पिलखुआ क्षेत्र में लिखा है कि छिजारसी टोल प्लाजा पर मंगलवार सुबह बुलडोजर जेसीबी चालक ने टोल टैक्स मांगने पर गदर मचा दिया। गजब बाबा। चालक ने टोल के 2 बूथ तोड़ डाले और अंधाधुंध जेसीबी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दौड़ा दी। पिलखुआ से गढ़ तक चालक ने जेसीबी से 3 कारें क्षतिग्रस्त कर दी और जिसमें उनमें सवार महिला बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। पूरे घटनाक्रम में 1 घंटे तक पुलिस जेसीबी के पीछे दौड़ती रही और टोल से लेकर के गढ़ तक अफरा तफरी मची रही। आखिरकार ब्रजघाट पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। अगली जो सूचना है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव मिल जाएंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां अटकी हुई थी। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, ऐसे में शासन स्तर से इसी माह स्थायी अध्यक्ष व स्थायी सचिव की नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और नए आयोग के गठन के बाद सभी 12 सदस्यों की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। सदस्यों की नियुक्तियां होने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव और स्थायी उप सचिवों की नियुक्तियां फंस गई थी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 4 उप सचिवों की स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आयोग को जुलाई के पहले सप्ताह तक 4 नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। वहीं आचार संहिता के दौरान शासन ने कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव की नियुक्तियां कर दी थी ताकि आयोग के कार्य में बाधा न आए। हालांकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि जब तक स्थायी अध्यक्ष और सचिव नहीं आएंगे तब तक भर्ती संबंधी कोई भी कार्य नहीं होगा। और तो जब जुलाई के महीने में ये सभी लोग आ जाएंगे तो उसके बाद से आपकी भर्तियों से संबंधित कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अशासकीय महाविद्यालयों में 4 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कॉलेज आवंटित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज कुछ सूचनाएं हैं। निकाय प्राचार्य प्रोफेसर भर्ती के कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग में प्राचार्य प्रोफेसर सर्जरी, प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के पदों पर सीधी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक मंगलवार को जारी कर दिए, जो 17 जून तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आयोग के संयुक्त सचिव लखन लाल शिवहरे के अनुसार अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ देख सकते हैं और उसको लेकर के यहाँ पर ये विज्ञप्ति भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीपीएससी ने डेंटल सर्जन के पद पर 5 अभ्यर्थियों का चयन भी निरस्त कर दिया है और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। महक गुप्ता, अक्षिता शर्मा, यशपाल चौधरी, नेहा सुल्ताना, दीपांकर तेजवान का चयन निरस्त कर दिया गया है। इनकी जगह अभ्यर्थी मोनिका सिंह, चंचल चौधरी, मनीषा लाल, महेंद्र कुमार, नेहिल सरन के चयन की संस्तुति की गई है। आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डेंटल सर्जन के 176 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम 23 दिसंबर 2003 को घोषित किया था। इतनी पुरानी भर्ती। प्रयागराज जंक्शन में जो ट्रेन आती हैं उनमें से 101 ट्रेनों के जो प्लेटफार्म नंबर हैं वो बदल गए हैं। लिखा है जंक्शन के विकास की वजह से 26 जुलाई तक प्लेटफार्म 4 और 5 बंद भी रहेगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रेन पहले कहाँ आती थी, अब किस नंबर पे आएगी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। बहुत सारी जो नोटिस वगैरह है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस सभी ट्रेनों के ये पहले के प्लेटफॉर्म नंबर हैं और ये आपके प्लेटफॉर्म नंबर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वैकेंसी आई 150 पदों पर, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट है sbi.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर का पद है और लास्ट डेट 27 जून है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे मोहन चरण मांझी। भाजपा नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा को राज्य का उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है।
नीट पेपर लीक का ये एक मामला है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, विवाद है इसमें। नीट में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद से लगातार पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके प्रयागराज की बात हो रही है, आक्रोश जताया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर के दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक साथ 67 छात्रों के 100% नंबर कैसे आ गए, पवन तिवारी ने कहा। तो इस बार बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई है कई मामलों में। जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन भी पेपर लीक को लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। मीडिया के हवाले से जानकारी भी दी थी, बिहार से बहुत सारी सूचनाएं भी आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पूरे के पूरे नंबर हैं। यहाँ पर जैसे लिखा 67 छात्रों के 100% नंबर कैसे आ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। रैंक में भी बदलाव हुआ है। बहुत सारे छात्रों की रैंक यानी जितने नंबर पर पहले आती थी, जितनी रैंक अब अगर विद्यार्थियों के उतने ही नंबर हैं तो रैंक कम से कम 1000 गुना 2000 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। और कहा जा रहा है कि जैसे किसी विद्यार्थी के 640 नंबर नीट में एग्जाम में रहते थे तो उसकी रैंक आती थी 8000 10000। इस बार जो रैंक आ रही है 640 नंबर पर, उसकी 30,000 के आसपास रैंक निकल जा रही है। 30,000 40,000 कोई विद्यालय नहीं मिलेगा। पहले इसमें भी कुछ विद्यालय मिल जाते थे। और इसको लेकर के युवा मंच ने भी पीएम को पत्र लिखा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा कि युवा मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स हैंडल पर पत्र पोस्ट कर नीट में धांधली की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच कराने और संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान का आरोप है कि हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र में 6 छात्रों का ऑल इंडिया में प्रथम रैंक हासिल करना गंभीर विषय है। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है विश्वविद्यालयों में प्रवेश को लेकर के। विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार एडमिशन होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर वर्ष में 2 बार प्रवेश होंगे। यूजीसी ने इसे मंजूरी भी दे दी है। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार के मुताबिक शिक्षण सत्र 2024-25 से जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका लाभ छात्रों को मिलेगा। जैसे जो छात्र वर्तमान सत्र में किसी वजह से प्रवेश में चूक जाते हैं, उन्हें एडमिशन के लिए 1 वर्ष इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। उद्योग जगत के लोग भी वर्ष में 2 बार कैंपस चयन की प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। कई देशों में पहले से यही व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अक्सर घोषणा करते रहते हैं 6 महीने में, साल भर में सभी पदों को 15 दिन के अंदर भरा जाए, 1 महीने के अंदर भरा जाए, 90 दिन के अंदर भरा जाए, समयबद्ध समीक्षा हो। लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश में लाखों पद रिक्त हैं और वहाँ पर कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं, कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। बहुत सारे विद्यालय बंद होने के कगार में हैं, बहुत सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं। बहुत सारे संस्थानों की ऐसी दुर्गति है कि एक कर्मचारी के विभाग के अंडर में कई विभाग हैं, कई दायित्व हैं और वो कर नहीं पा रहा है। फाइलें लटकी हुई हैं। लिखा है यहाँ पर जैसे एलडीए में 70% पद खाली, भगवान भरोसे चल रहा है काम। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। लिखा है इसमें पूरा विवरण दिया गया कि कितने कितने पद खाली हैं। अच्छी रिपोर्टिंग है, हिंदुस्तान समाचार पत्र है और इस तरीके की रिपोर्टिंग करना चाहिए। और समाचार पत्र तो काफ़ी हद तक सही भी हैं और जो मीडिया है वो अच्छा काम भी करता है, तो अच्छे काम की प्रशंसा भी होनी चाहिए। ये देखिए लिखा कि सरकारी विभागों में 70% पद खाली पड़े हैं। शासन रिक्त पदों पर कुंडली मारे बैठा हुआ है। इससे विभागों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नीचे लिखा कि एलडीए में ही इंजीनियरों के 70% से अधिक पद रिक्त हैं। आवास विकास में औसतन 68% पद खाली हैं। नगर निगम की हालत कर्मचारियों के बिना और पतली हो गई है। बात केवल एलडीए की नहीं है, पीडीए जितने भी विकास प्राधिकरण हैं सबकी यही हालत है। विकास प्राधिकरण के अलावा जितने भी विभाग हैं सब में यही हालत है। आप जीआईसी में जाकर के विद्यालयों को देख लीजिए, वहाँ पर भी लगभग आधे पद रिक्त हैं। और ये नीचे देखिए लिखा कि चुनाव में विपक्ष ने नौकरी और रोजगार का मामला जोर शोर से उठाया था। इसके बहाने युवाओं व बेरोजगारों को जोड़ने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ। मैं भी यही कह रहा था बार बार जब परिणाम जारी हुआ और परिणाम के पहले भी कि जातीय समीकरण की जो बात की जा रही है, जातीय समीकरण और अन्य समीकरण की बात नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार न देना, भर्तियां न करना, भर्तियों को लंबित रखना। नीचे लिखा कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने पड़ताल की तो पता चला कि भर्ती न होने से कई विभागों में कर्मचारियों व इंजीनियरों की भारी कमी हो गई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह एक भी भर्ती नहीं हुई है। नीचे लिखा है कि एलडीए
नगर निगम का क्षेत्र 4 गुना बढ़ गया है, पद कम हो गए। हाँ, विस्तार तो हो गया है। एलडीए तथा नगर निगम का क्षेत्र 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। नगर निगम व एलडीए में जो पद स्वीकृत हैं वे करीब 40 वर्ष पहले के हैं। नए पद स्वीकृत होने चाहिए, पद बढ़ाने चाहिए, क्योंकि एलडीए का दायरा भी बढ़ गया, नगर निगम का दायरा भी बढ़ गया है। तब शहर बहुत छोटा था, शहर का क्षेत्र बढ़ने से कर्मचारी भी बढ़ने लगे थे, लेकिन बढ़ने चाहिए ये पद पर हकीकत में पदों को घटा दिया गया। लिखा है आवास विकास में अब तक 1987 पद हो चुके हैं खाली। और इसी तरीके से नगर निगम के बारे में जानकारी दी गई है। पदों की स्थिति देखिए, यहाँ पर कुल पद है 5827, रिक्त पद है 2410 केंद्रीय सेवा की, और केंद्रीय सेवा के भी 213 में से 49 पद रिक्त हैं। लिखा रिटायर कर्मियों से काम चला रहे हैं ये लोग। आवास विकास नगर निगम में कर्मचारियों की कमी की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ रिटायर कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। आवास विकास में ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इंजीनियर व लेखाकार भी रिटायर होने के काफ़ी समय बाद भी काम कर रहे हैं। एलडीए आउटसोर्सिंग से इंजीनियर ले रहा है, आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं ये लोग। और नीचे यहाँ पर लिखा इंजीनियरों की स्थिति के बारे में बताया गया। 147 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से केवल 32 बचे हैं। 115 पद खाली हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सहायक अभियंता के 40 पद हैं, 40 में से 19 पद जो हैं वो रिक्त हैं। और इसी तरीके से सहायक अभियंता पालिका सेवा में 7 पद सृजित हैं, 7 में से 6 पद रिक्त हैं। केवल एक अधिकारी के बेचारा बस यही लगा है। अधिशासी अभियंता 10 हैं, 10 में से 8 तैनात हैं, 8 रिक्त हैं। ये कैसा है मामला, ये समझ में नहीं आया। कुछ गड़बड़ है इसमें, लिखने में कुछ डाटा हो गया है। जैसे अगर 10 स्वीकृत पद है तो 8 कैसे तैनात हो सकता है। खैर जो भी हो, अधीक्षण अभियंता के 2 पद सृजित हैं, 1 पद खाली, 1 पद भरा। तो ये हाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी विभागों का। और आवास विकास के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि कितने पद रिक्त हैं। आवास विकास को देखेंगे तो आप और चौंक जाएंगे कि यहाँ पर जैसे देखेंगे समूह गा के 1949 पद सृजित हैं, 1949 में से 1362 पद रिक्त हैं, मात्र 587 पद हैं। इसी तरीके से समूह घा के 732 पद सृजित हैं, 732 में से 198 ही हैं, जबकि 534 पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो कितनी भारी संख्या में रिक्तियाँ हैं आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 लाख पद रिक्त हैं सभी विभागों में। 6 लाख पद में अगर सरकार चाहे तो 6 लाख पदों पर भर्ती कर सकती है। बहुत सारे बेरोजगारों को काम मिल जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो विभाग है सरकारी, ये चमक जाएंगे। जो सरकारी विभागों को लेकर के सभी लोग गालियां देते रहते हैं कि ये काम नहीं करते, कहाँ से काम कर पाएंगे जब एक रहेगा, 8 की जगह 1 कर्मचारी रहेगा, 732 में से 554 पद खाली रहेंगे, तो किस तरीके से काम हो पाएगा। और इसी तरीके से आज के समाचार पत्रों में शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे नगर निगम और एलडीए के बारे में जानकारी दी गई है, इसी तरीके की जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर की गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा फैसला शहरों में बेहतर शिक्षा का, पर 43 साल से नहीं मिले शिक्षक। 43 साल से शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं नगरों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ भर्तियां हुई हैं, लेकिन शहरों में नहीं हुई हैं। और लिखा है कि 85,000 पद खाली हैं, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर बताया जा रहा है। ये बात समझ से परे है किसी के बीच। लखनऊ के कई स्कूल बंद हो चुके हैं। लखनऊ के 2 दर्जन से ज्यादा स्कूल शिक्षकों के अभाव में बंद कर दिए गए हैं। बाराबंकी में शिक्षक व बच्चों की कमी से 11 विद्यालय बंद हैं। यहाँ के बच्चों को अन्य विद्यालयों में शिफ्ट किया गया है। रायबरेली में 2 विद्यालय बंद हो गए हैं। कई शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। गोंडा के नगर क्षेत्र में 21 स्कूलों में 2 शिक्षा मित्रों के भरोसे है, तो 5 में से 1 शिक्षक है। बलरामपुर में नगरीय क्षेत्र में 22% स्कूलों में सिर्फ 16 शिक्षक हैं। बताइए ये कौन सा मामला है। 22 स्कूल हैं और 16 शिक्षक है, किस तरीके से काम चलता होगा। बंद 8 स्कूलों में शिक्षा मित्रों के सहारे पढ़ाई शुरू की गई है। अंबेडकर नगर में नगर क्षेत्र में 13% विद्यालयों में 6 शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं। ये तो कुछ उदाहरण मात्र। पूरे प्रदेश में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि शहरी क्षेत्र के स्कूल अब बंद हो रहे हैं। वहीं पर लिखा कि 85,000 पद खाली हैं, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर बताया जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। इस तरह से शिक्षक छात्र अनुपात 31:1 का है। वहीं प्राथमिक में 1,47,766 शिक्षा मित्रों को मिलाकर के साथ शिक्षक अनुपात 21:1 का है। और फिर भी इस तरीके से ये नई भर्ती नहीं कर रहे हैं, प्रस्तावित नहीं है।
यहाँ पर प्रमुख सचिव बेसिक का बयान भी आया है। डॉक्टर MKS शमुंगा सुंदरम लिखा, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की जानकारी भी है। उच्च स्तर पर वार्ता के बाद इसका समाधान निकाला जाएगा। अगर कोई स्कूल सिर्फ इस कारण से बंद हुए तो दोबारा शुरू कराया जाएगा। नगर ये सब ऐसे बयान आते रहते हैं। और जो बात यहाँ पर की जा रही है ना कि इसमें शिक्षा मित्रों के आने से अनुपात समानुपात, ये भी चीज गलत है। चूंकि जो टोटल शिक्षक हैं जो पहले थे 2016-2017 में, अंतिम सूचना है पीईटी को लेकर के। लिखा, पीईटी की वैधता 3 साल करे सरकार। डिप्लोमा इंजीनियर से संघर्ष समिति की बैठक में पीईटी की वैधता को 1 साल से बढ़ा करके 3 साल किए जाने की मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जनेश्वर पार्क में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष केवल रावत ने कहा कि सरकार ने अवर अभियंता सिविल के विज्ञापन में योग्यता के अनुरूप पीईटी निर्धारित की है, लेकिन इसकी वैधता केवल 1 साल होने की वजह से अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। महामंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार पीईटी की वैधता को बढ़ाकर के 3 साल कर दे ताकि अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सके। तो ये पीटी को लेकर के सूचना थी। वहीं पर कुछ विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पीटी को हटा दिया जाए। इस पर आप लोगों की क्या राय है? और मुझे लगता है कि पीटी को ना हटा करके बल्कि जो अन्य चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको सही करे तो ज्यादा बेहतर। जैसे इसकी वैधता को भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जो इसमें 15-20 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाता है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया जाए, कम से कम 50 गुना, या इस तरीके से किया जाए कि कम से कम 1 लाख विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठे। इस तरीके के कुछ सुधार किए जाए। और इस बात को लेकर के भी चर्चाएं कि यूपीट्रिपलएससी पीटी समाप्त कर सकता है। तो पीटी समाप्त नहीं करेगा यूपीट्रिपलएससी, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर आगे कुछ ऐसी जानकारी होगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवश्य दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।